नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम दीक्षित और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच के बारे में। दूसरा टी20 मैच भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मैच आसानी से जीत जाएगा। मैं शुरुआत की बात नहीं कर रहा जब भारत 124 रन पे ऑल आउट हुआ था, लेकिन जब वरुण चक्रवर्ती की तूफानी बॉलिंग, उनकी लहराती हुई बॉलिंग, उनकी बल खाती हुई बॉलिंग के सामने साउथ अफ्रीका के किसी भी बल्लेबाज का कोई जवाब नहीं था। 86 रन के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते साउथ अफ्रीका के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उस समय भारत को जीत की खुशबू आने लगी थी। लेकिन तभी जेराल्ड कोडजी आते हैं और मैच का रुख पूरा बदल के चले जाते हैं। जेराल्ड कोडजी ने एक तूफानी पारी खेली और 9-10 गेंदों में उन्होंने 19-20 रन की पारी खेली। वो तो एक मैटर है ही है भारत के हार के। साउथ अफ्रीका के जो मैच साउथ अफ्रीका हार रहा था, उसको जेराल्ड कोडजी और स्टब्स ने मिलकर भारत के पंजों से इस मैच को निकाल लिया। वो एक एक कारण तो है ही, लेकिन जो मैं कारण देख रहा हूं, वो कारण कुछ और ही है। भारत के हार के कई कारण हैं। मैंने एक कारण जो बताया था कि भारत का बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई थी। भारत की बल्लेबाजी पूरी तरीके से अगर पहले टी20 मैच में देखा जाए, तो संजू सैमसन की अगर पारी को अगर हम छोड़ देते हैं, तो कोई ऐसा बल्लेबाज भारत के लिए नहीं था। अगर आप छोटी पारी हम सूर्य कुमार यादव की देख लें, तिलक वर्मा की देख लें, उसके बाद एक समय आप सोचिए कि 166 रन पे आपके 2 विकेट हो और उसके बाद आने वाले 6 ओवर में सिर्फ आप 39-40 रन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट मिल रहा था और मैंने इसका जिक्र अपने पिछले वाले वीडियो में भी किया था। मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बात को लिखा है कि भारत की बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका में जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं खेल पा रही है और भारत का जो मध्य क्रम है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और उस बात को देखिए, उसमें उस मैच में पहले टी20 मैच में संजू सैमसन की एक तूफानी पारी ने उस गैप को भर दिया। लेकिन आप जैसे ही दूसरे टी20 मैच में आते हैं, वो गैप सामने खुल जाता है। वो सामने निकल के आ जाता है कि आपकी बैटिंग में अभी कहीं ना कहीं होल है। उस होल को आप नहीं भर पा रहे हो। और मेरा ये अनुभव कह रहा है, मैं क्रिकेट को जो समझता हूं, मेरा ये अनुभव कह रहा है कि अगर आप अभी भी नहीं जागे, तो आप मान के चलिए कि परिणाम आपके खिलाफ ही आने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको अपनी बैटिंग पे ध्यान देना ही होगा। कुछ दर्शक ऐसे लोग हैं, कुछ 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 मित्र, कुछ दोस्त मेरे कुछ कमेंट कर रहे थे कि अगर भारत की बैटिंग कोलैप्स कर गई, तो साउथ अफ्रीका ने कौन से बड़े रन बना दिए, साउथ अफ्रीका ने कौन से बहुत अच्छा खेल दिया, उसके भी तो 87 पे 7 विकेट हो गए थे। तो सबसे पहले आप किसी 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 की कमजोरी से आप सीख नहीं ले सकते। हम यहाँ पे भारत की बैटिंग के लिए, भारतीय की बॉलिंग के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के हम सपोर्टर हैं, हम उनके समर्थक हैं, हम उनके शुभचिंतक हैं। हम इंडियन क्रिकेट की खामियों को बताएंगे, हम इंडियन क्रिकेट टीम की अच्छाइयों को बताएंगे, कहां पे गलती हो रही है हम उसको साझा करेंगे। हम ये नहीं, हम साउथ अफ्रीका की ठेका नहीं ले रखे हैं। हम साउथ अफ्रीका को नहीं बताएंगे कि भाई तुम्हारी क्या बॉलिंग खराब है, तुम कहां पे गलत कर रहे हो। यार वो गंदा खेलें और भी गंदा खेलें, उससे मेरे को मतलब नहीं है। तो आप ये तर्क मत दीजिए कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा नहीं खेला। यार हम अपने को, हमको मजबूत बनाना है। कोई टीम तभी जीतती है जब सामने वाली 19 है और आपको उसके आगे 20 होना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं जीत सकते ना कि कोई टीम 19 है और आप सोचे कि हम 18 रन बना के मैच जीत लेंगे। यार आपको उस टीम से 20 होना ही पड़ेगा। तो ये तर्क मत दीजिए कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग कोलैप्स कर गई। वो करे, उससे मेरा मतलब नहीं है। हमें अपनी मजबूतियों को देखना है, हमें अपनी कमजोरियों को देखना है। हम कहाँ गंदा खेल रहे हैं, हमने उनका ठेका नहीं ले रखा। तो जहां मैं बात बोल रहा हूं कि भारतीय बल्लेबाजी में कमी दिख रही है, माना कि इतनी अच्छी पिच नहीं थी बैटिंग के हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से भारत के बल्लेबाज हैं यार, उनको टी20 खेलने का अनुभव है। आप देखोगे कि रिंकू रिंकू सिंह आखिरी में दूसरे टी20 मैच में 9 रन बनाते हैं, पहले टी20 मैच में 11-12 रन बनाते हैं। आप अक्षर पटेल को देखोगे कि 6-7 रन पहले टी20 बनाते हैं उन्होंने, हालांकि उन्होंने 26-27 रन की पारी इस मैच में खेली, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। लेकिन जिस हिसाब से देखिए, एक अच्छा प्लेयर देखिए, मैं तभी मानता हूं कि वो
वो मैच की परिस्थितियों के हिसाब से क्या सिचुएशन टीम में है, क्या क्या इस समय ग्राउंड में सिचुएशन है, उसके हिसाब से अपने आप को वो ढालता है, वो ही अच्छा क्रिकेटर होता है। अब टेस्ट की मैं बात करता हूं, आपको जरूर आप टेस्ट खेल लो यार, वो 5 दिन का मैच है, 450 ओवर उसमें फेंके जाने हैं। आप सोच रहे हो कि 5 ओवर में 10 ओवर में चौके छक्के मार के मैं मैच को जीत जाऊंगा, तो ये ऐसा तो होता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टेस्ट मैच को टेस्ट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। और एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो टेस्ट को या जो भी परिस्थितियां उस समय है, ऋषभ पंत, माना कि ऋषभ पंत का स्टाइल है फास्ट खेलने का, तो ऋषभ पंत को ऋषभ पंत ही रहने दो, आप उसकी कॉपी मत करो। अब आप खड़ा कर दो चेतेश्वर पुजारा को, आप खड़ा कर दो अजिंक्य रहाणे को, आप उनसे कहो या वो सोचें कि मैं ऋषभ पंत की तरह बैटिंग करूं, नहीं भाई। एक टीम में एक ऋषभ पंत, दो ऋषभ पंत समझ में आता है। तो आप किसी की तुलना मत करो, आप कंपेयर मत करो यार। आप मेरा ये यहां पर कहना यही है कि सिचुएशन क्या है टीम की। अक्षर पटेल ने 26 रन बना दिया, वो उनके स्कोर में जुड़ जाएगा, लेकिन क्या इंडिया 124 रन बने, क्या इंडिया के लिए पर्याप्त था? या रिंकू सिंह ने 9 रन बनाए, क्या वो इंडिया के लिए पर्याप्त था? क्या हार्दिक पांड्या ने लगभग 45-46 गेंद खेल के 39 रन बनाए, क्या वो टीम इंडिया के लिए वो क्या हित में था? क्या वो टीम इंडिया के लिए अच्छा था? नहीं था, अच्छा था। तो कोई भी खिलाड़ी होता है वो परिस्थिति के हिसाब से खेलता है। ऐसा नहीं कि आप चौथे दिन बल्लेबाजी कर रहे हो, आप सोचो कि नहीं मार के आज ही मैच जीतना, नहीं। अगर गेंद कोई खराब आती है तो उसको मारना आपको आपको ये अधिकार है, आप बिल्कुल मारेंगे उसको। लेकिन आप ये माइंड से बना के आप आए हैं कि नहीं हमको हर गेंद को ही मारना है, तो परिणाम न्यूजीलैंड ने जिस तरह से व्हाइट वॉश किया 3-0 से, वैसे ही आपको मिलेगा। तो मैं पहले मैच में भी यही बात कह रहा था कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स की है। संजू सैमसन दो मैच लगातार उसने अच्छा प्रदर्शन किया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन किसी भी खिलाड़ी से आप हर मैच में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है यार, अगर दो बंदा, अगर संजू सैमसन है 2 मैच में अगर वो शतक मार के आया, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो तीसरे में भी 100 मारेगा। वो तीसरे में 100 नहीं मार सकता। अगर वो मार देता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उस पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अन्य खिलाड़ियों को भी सामने आना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी टीम तभी जीतती है जब उसके सभी के सभी खिलाड़ी किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं टीम को। आप ये सोचे कि एक खिलाड़ी के दम पे आप मैच जीत जाओगे, तो ये बार बार तुक्का नहीं चलने वाला। ये तुक्का ही है कि एक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया वरुण चक्रवर्ती की तरह, तो आपने मैच जीत लिया। या संजू सैमसन एक मैच में आते हैं, 101 रन की पारी खेलते हैं, शतक मार देते हैं, 70-75 रन मार देते हैं। एक बल्लेबाज आया, सूर्य कुमार यादव आता है, 80 रन मार देता है, अब मैच जीत जाते हैं। वो तुक्का होता है, वो एक मैच में आपका लग जाएगा, 2 मैच में आपका लग जाएगा, लेकिन हर मैच में ये काम करने वाला नहीं है। आपको जितने भी खिलाड़ी, आपके 11 के 11 खिलाड़ियों को आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। तो आप किसी एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। संजू सैमसन फेल हो गए मैच में, नहीं अच्छा कर पाए। जिम्मेदारी उस समय अभिषेक शर्मा की थी कि अभिषेक शर्मा इस मैच को ले जाए, आगे ले जाए। अभिषेक शर्मा के साथ बराबर दिक्कत हो रही है, अभिषेक शर्मा इस पे काम भी नहीं कर रहे। आप देखो कि 60 पिच गेंदों को बराबर वो खेल नहीं पा रहे हैं। और पता नहीं क्या कोचिंग स्टाफ कर रहा है, या वो खुद क्या कर रहे हैं कि जब उनको पता है कि वो शॉर्ट पिच गेंद पे, शॉर्ट पिच बाउंसर को नहीं खेल पा रहे हैं, सही से नहीं खेल पा रहे, उनको उस पिच पे मजबूती से अपना काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो आपके परफॉर्मेंस में झलकना चाहिए। आप अगर एक शॉट खेल के आप फुल करने जाते हैं, गेंद 60 पिच बाउंसर आई, अब फुल करने जाते हैं, आप आउट हो जाते हैं, टंग जाती है गेंद, नीचे कैच हो जाते हैं। आपको नए शॉट आपको बनाने पड़ेंगे। पीछे भी खेल सकते हैं, अगर कोई शॉर्ट पिच बाउंसर आती है। देखिए, मेरा कहना ये आसान है, मैं इस बात को मानता हूं कि मैं यहां से आपको राय दे दूं, वो आसान है, लेकिन मैं राय दे रहा हूं, तो क्या ये अगर मेरे पास एक एक मैच, मेरे से छोटा सा जानकार के पास अगर ऐसी जानकारी है, क्या उनके पास नहीं होगी? लेकिन अभिषेक शर्मा बार बार वो गलती कर रहे हैं। पहले मैच में भी देखोगे, बाउंसर गेंद आई, फुल करना जाए, टंग गई, आउट हो गए। दूसरे मैच में भी यही हुआ, फुल बाउंसर आई, फुल करने गए, आउट हो गया। तो आप बराबर अपनी गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, और आप उससे सीखने के नाम पे जीरो है। आप जीरो हैं, सीख नहीं रहे हैं उससे। आप अपनी गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उससे सीखने का नाम नहीं ले रहे। तो भारत जो दूसरा T20 मैच हारा, तो सबसे बड़ा जो कारण था वो था बल्लेबाजों का कोलैप्स कर जाना। दूसरा था जो परफॉर्म कर रहे थे बल्लेबाज, जो हमारे फॉर्म में थे,
उनका ना चलना। संजू सैमसन जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी वो चलेंगे, नहीं चले, नीचे वालों ने कुछ किया नहीं। अभिषेक शर्मा देख ही रहे हैं कैसे खेल रहे हैं, ना बंदा खेल रहा है ना अपनी जिम्मेदारियों से सबक ले रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से सबक भी नहीं, अपनी 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 गलतियों से सबक भी वो बंदा नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बार बार आप शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो रहे हो, लटका दे रहे हो, आउट हो जा रहे हो, लेकिन आप कम से कम सबक लो, उससे उस तरीके की गेंदों को सामना करो यार। अगर आप साउथ अफ्रीका में जाकर अगर बाउंसर खेलने के अगर आदी नहीं हुए, आप आप साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर आप शॉर्ट पिच बाउंसर नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप वहां पे ज्यादा नहीं टिक नहीं पाएंगे यार। ये एक एक छोटा सा छोटा क्रिकेट का जानकारी ये बता सकता है कि आपको बाउंसर खेलने की प्रैक्टिस तो अधिक से अधिक करनी ही पड़ेगी। अक्षर पटेल की अगर बात करें, अक्षर पटेल का तो अभी तक रोल ही नहीं क्लियर हो पाया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा अक्षर पटेल का क्या रोल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा अक्षर पटेल का क्या रोल है यार। यार उससे तुम एक ओवर करा रहे हो, वो अक्षर पटेल ना प्रॉपर बैटिंग कर पा रहा सही से। अब कुछ लोग कहेंगे 27 रन बनाया, या 27 रन बनाया ठीक है, आप देखोगे जहां पे किसी टीम में सबसे बड़ा स्कोर जो 39 है, तो वहां पे 27 तो वो आपको बड़ा दिखेगा, लेकिन 27 स्कोर क्या भारत के लिए कारगर साबित हुआ? आप अक्षर पटेल को देख लो, अक्षर पटेल ठीक है वो इक्का दुक्का पारियों में अच्छा खेलते हैं, नो डाउट। अक्षर पटेल आते हैं, मारते हैं, रन बनाते हैं, कई पारी उन्होंने कई कई मौके पर उन्होंने अच्छी पारी खेली भी है, लेकिन जब इंडिया को जरूरत पड़ती है तो क्या वो उसको खेल पा रहे हैं? क्या इंडिया की जरूरत के हिसाब से क्या उस समय स्कोर कर पा रहे हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है। आपकी जरूरत पड़ती है, आपको ऊपर भी भेजा गया, लेकिन आप उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए। प्रदर्शन तो कोई नहीं कर पाया, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि आपको एज अ ऑलराउंडर टीम में रखा गया है, आपको ऑलराउंडर की भूमिका में आप बैटिंग कर नहीं पा रहे हो, बॉलिंग आपको एक ओवर कराया जा रहा है, आप एक ओवर बॉलिंग में करो, तो आपकी जगह टीम में क्यों है? ये मेरे तो नहीं समझ में आता, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आपकी टीम में जगह ये क्यों है। भाई बैटिंग नहीं आपसे हो पा रही है, बॉलिंग आपकी एक ओवर हो रही है, तो कैसे, क्या क्या मतलब इसकी जगह पे आप। और मैं मेरा ये फिर मानना है कि आप इंडिया को 7 प्रॉपर बैट्समैन के साथ मैच में जाना चाहिए। अगर अभिषेक शर्मा को आप खिला रहे हो, देखो अभिषेक शर्मा कोई भी छठा बॉलर होता है वो 1 या 2 ओवर ही बॉलिंग करता है, 1-2 ओवर से ज्यादा वो बॉलिंग नहीं करता है। आपको एक ओवर निकालना, अभिषेक शर्मा भी अच्छा ऑप्शन है। अभिषेक शर्मा ने तो बहुत से मौके पर हमने देखा है कि वो पहला ओवर फेंकने आते हैं, T20 मैचों में वो पहला ओवर बॉलिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा। जिम्बाब्वे दौरे पे उनसे काफी बॉलिंग भी कराई गई, तो वो बॉलिंग कर भी लेते हैं अभिषेक शर्मा। तो आपको 1-2 ओवर ही निकालना है T20 में, ऐसा तो नहीं कि 50 ओवर आपको निकालने हैं। टेस्ट तो नहीं चलना ना कि आपको 90 ओवर का बॉलिंग करना है तो आपको 6 बॉलर की जरूरत है। T20 एक में 1 ओवर 2 ओवर निकालना है, अभिषेक शर्मा निकाल सकता है, फिर अक्षर पटेल की क्या जरूरत है? जब आपको उससे एक, मेरा सवाल ये है कि जब 1 ओवर उससे कराना है तो फिर क्या जरूरत है आपको अक्षर पटेल की? वो तो काम अभिषेक शर्मा भी कर सकता है, और तिलक वर्मा भी कर सकता है यार। तिलक वर्मा छोड़ दो, रिंकू सिंह भी कर सकता है। रिंकू सिंह ने प्रॉपर बॉलिंग की है, श्रीलंका दौरे पे आपने देखा होगा उसने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। तो आपको 1-2 ओवर अगर निकालना है यार, एक ही ओवर अगर अक्षर पटेल की तरफ फेंकवाना है, तो एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह आप टीम में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं उसको? तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये किसी को अगर समझ में आया तो यार मेरे को समझाए कमेंट में, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या क्या चल रहा है। और मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर उनको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। भारत अगर इस सीरीज को हार जाए साउथ अफ्रीका से, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप गलतियों से अपनी नहीं सीखोगे तो कोई बहुत बड़ा कोई आश्चर्य तो नहीं होगा कि भारत भारत सीरीज हार गया। मैं ऐसा नहीं चाहता, कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि भारत सीरीज हारे, बैक टू बैक सीरीज हारे, ऐसा मैं चाहता नहीं हूं। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो, अपनी कमियों को नहीं दूर कर रहे हो, तो आपको ये परिणाम का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी बात अगर मैं करूं तो रिंकू सिंह की, रिंकू सिंह भी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। दोनों मैच आप देखोगे, किसी को मैं 2 मैचों के आधार पर जज नहीं करना चाहता, लेकिन रिंकू सिंह के लिए जो मेरी पर्सनल मेरी जो फीलिंग मुझे कह रही है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर रिंकू सिंह अच्छा खेलते रहे और थोड़ा सा ये बॉलीवुड या स्टारडम से अगर दूर रहे, मेरी ये रिंकू सिंह, देखो मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं कि मैं वो मेरी बात सुनेंगे भी नहीं, ऐसा मुझे पता है, लेकिन मेरी ये राय है कि रिंकू सिंह भारत का चमकता हुआ सितारा है, उसके में पोटेंशियल है, स्कोप है। और मैं एक बहुत बड़ा दावा करना चाह रहा हूं, रिंकू सिंह आने वाले समय में
भारतीय टीम के कप्तान भी हो सकते हैं। ये मेरा मेरा मैं किसी का कोई सोर्स मेरा नहीं है, लेकिन मेरी ये फीलिंग कह रही है। मैं रिंकू सिंह को जितना समझता हूँ, रिंकू सिंह को जितना देख रहा हूं, मैं उस हिसाब से कह सकता हूं कि रिंकू सिंह भारत का सितारा है। उसमें पोटेंशियल है, भारत को कम से कम T20 वनडे में खेलने का उसमें दम है, कुव्वत है उसमें। बशर्ते राय मेरी बस वही है कि ये बॉलीवुड या स्टारडम से वो दूर रहे। वो आज से 5 साल बाद, 10 साल के बाद वो करना है, जब तुम सीनियर खिलाड़ी टीम में हो जाओ, तुम्हारे साथ जूनियर खिलाड़ी हो। अभी तुम एज अ जूनियर खिलाड़ी खेल रहे हो टीम में। अभी तुम्हें अपने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान देना है। भाई अगर तुम ये काम कर गए ना भाई, मेरा 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 बिल्कुल फीलिंग्स के साथ मैं बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव, मैं जितना भी अनुभव क्रिकेट में समझता हूँ, मैं जितना भी रिंकू सिंह को देख रहा हूँ, अगर रिंकू सिंह बॉलीवुड या स्टारडम से दूर रहे, ये टैटू गुदवाना, ये रील बनाना, ये मुंह बनाना, इन इन सब चीजों से अगर रिंकू सिंह अपने आप को दूर कर लेते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्रिकेट पे होगा, तो वो आने वाले समय में टीम इंडिया के कप्तान होंगे, ऐसा मेरा मानना है। रिंकू सिंह लगातार अभी प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे, उनको अभी टीम में ध्यान देना होगा, अपने 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 परफॉर्मेंस में उनको ध्यान देना होगा। दोनों T20 मैचों की अगर बात करें, दोनों T20 मैच में टीम इंडिया को रिंकू सिंह की जरूरत थी, रिंकू सिंह के परफॉर्मेंस की जरूरत थी। रिंकू सिंह उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए, सच्चाई यही है। रिंकू सिंह को अभी और मजबूती के साथ खेलना होगा, टीम के सिचुएशन के हिसाब से। क्या आपकी टीम की परिस्थितियां चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको बैटिंग करनी है। फिर मैं बता रहा हूं, आपको किसी के देखा दुनी में, किसी को देख के बैटिंग नहीं करना, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं बैटिंग करना। आप अपने आइकन से सीख लेते हैं, आप उसकी तरह बन नहीं पाएंगे। मैं चाहूं कि मैं रोहित शर्मा की तरह बैटिंग करूं, मैं चाहूं सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करूं, मैं उससे सीख ले सकता हूं, मैं उनसे इंस्पायर हो सकता हूं, लेकिन मैं सोचूं कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, ये नहीं बन सकता। क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक ही होता है, रोहित शर्मा एक ही होते हैं, विराट कोहली एक ही होते हैं, एडम गिलक्रिस्ट एक ही होते हैं, मैथ्यू एडम एक ही होते हैं। कोई भी खिलाड़ी, वो चाहे एक मैच अंतरराष्ट्रीय खेला हो, चाहे वो 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला हो, सभी अपने आप में यूनिक होते हैं। तो कभी किसी कॉपी मत करो यार, अपने स्टाइल से बैटिंग करो, टीम की परिस्थितियों के हिसाब से बैटिंग करो। रिंकू सिंह के बारे में मैं फिर यही कहूंगा कि उनमें पोटेंशियल है, वो अच्छा खेलेंगे। बस वो बॉलीवुड या स्टारडम से दूर रहें, रीलबाजी से दूर रहें, शोसेबाजी से दूर रहें, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी मेरे को थोड़ा सा दूसरे T20 मैच में समझ में नहीं आया। जब लगातार स्पिनर अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, अक्षर पटेल को आपने क्यों रोक लिया, मेरे को समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया तो बताइए। जब स्पिनर अच्छा बॉलिंग कर रहे थे और लगातार विकेट चटका रहे थे, रवि बिश्नोई ने विकेट चटकाया और वरुण चक्रवर्ती की तो कहर ही भरपा, 5 विकेट लेके बंदा 17 रन के 5 विकेट ले रहे हैं, भाई कहर भरपा दिया उसने। आप देख रहे हो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर बराबर भारतीय स्पिनर को नहीं खेल पा रहे, पहले में भी मैच में नहीं खेल पाए, और सेकंड मैच में तो आप लोग देख ही रहे क्या हाल हुआ। उसके बाद भी अगर आप अक्षर पटेल को एक और कराते हो, अक्षर पटेल ऐसा 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 बॉलर नहीं है कि उसने लास्ट के ओवर में बॉलिंग नहीं किया, स्लॉग ओवर में उसने बॉलिंग नहीं किया, वो बॉलिंग करता है। वो पहले ओवर भी लेके आ सकता है बॉलिंग करने के लिए, और लास्ट ओवर भी बॉलिंग कर सकता है। और आपने इसका प्रयोग किया भी है। आप श्रीलंका वाले मैच में जब आपने टाई मैच को खेला था और बाद में आप जीते भी थे, आप सूर्य कुमार यादव खुद बॉलिंग करना पड़ा था, रिंकू सिंह ने बॉलिंग की थी। तो आपके पास ऐसा नहीं कि आपके पास उदाहरण नहीं है। अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की कर रखी है, तो अक्षर पटेल को एक ओवर में, शायद मेरे पास डेटा नहीं है अभी, लेकिन शायद एक ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते थे। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव के साथ थोड़ा सा मैं इस सूर्य कुमार यादव के साथ में रहूंगा, इस वजह से रहूंगा क्योंकि कोई भी कप्तान होगा तो वो अपने मेन बॉलर के पास लेकर जाएगा। अब अर्शदीप ही इतना कूड़ा कर दें तो वो अलग बात है। देखिए, अर्शदीप सिंह के बारे में मैं अर्शदीप की तुलना भुवनेश्वर कुमार से करता हूं। अर्शदीप सिंह के पास पेस नहीं है। वो देखोगे कि किसी मैच में 140-45 फेंक देते होंगे, 50 फेंक देते, 140-45 ही फेंकते होंगे, 40 तो मैक्सिमम है, वरना वो 128-130 पे रहते हैं। भुवनेश्वर कुमार क्या करते थे, 128, 135, 135 वो फेंक दिया तो समझो उन्होंने, लोग तो मीम बनाने लगे थे कि भारत के स्पिनर है भुवनेश्वर कुमार। लोग मीम बनाते थे, मैंने कई बार नेट पे देखा कि लोग भारत का स्पिनर, महान स्पिनर भुवनेश्वर कुमार, तो इस तरीके से लोग भुवनेश्वर कुमार पे मीम बनाने लगे थे। तो अर्शदीप जिस कैटेगरी की बॉलिंग
भुवनेश्वर कुमार करते हैं, ठीक उसी कैटेगरी की बॉलिंग मैं मानता हूँ अर्शदीप करते हैं। अर्शदीप के पास पेस नहीं है, स्विंग कराना जानते हैं, नई गेंद के साथ दोनों तरफ गेंद को स्विंग करा लेते हैं। तो उनके साथ, अर्शदीप के साथ मैं, मेरे को आज भी नहीं लगता, हो सकता आप के जो मुझे देख रहे हैं उनको मेरे से इसमें वो मुझसे, मेरी बात से वो अलग हो सकते हैं, मेरी बात से वो सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप से स्लॉग ओवर में बॉलिंग कराना ये 50-50 का काम है। वो जो जय वीरू वाला सिक्का वाला होता है ना कि हेड एंड टेल करेंगे तो जो आ जाएगा वही हम डिसीजन करेंगे। तो मुझे ये लगता है अर्शदीप से स्लॉग ओवर में बॉलिंग कराना या लास्ट ओवर में बॉलिंग कराना ये 50-50 का है। किस्मत उस दिन है, अर्शदीप के साथ अगर किस्मत है, अर्शदीप का अगर दिन है तो अर्शदीप उस दिन निकाल लेंगे, लेकिन मेरे को ये 50-50 गेम लगता है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की आप बॉलिंग को देखोगे, एम एस धोनी ने भुवनेश्वर कुमार को क्या करते थे 2020 में, आप देखोगे 2 ओवर पहले कराते थे पावर प्ले में, एक ओवर वो 9-10वें ओवर में आ जाता था और 13-14 ओवर में एक ओवर डाल के अपना 4 ओवर कोटा पूरा कर लेता था। क्योंकि एम एस धोनी को मालूम था कि ये इसके अगर गेंद स्विंग नहीं हुई तो ये पिटेगा लास्ट में, पक्की बात है पिटेगा। अर्शदीप सिंह के साथ भी यही हुआ। अर्शदीप सिंह शुरू में आते हैं, आप देखोगे कि अगर मैं रिकॉर्ड देख रहा था, अर्शदीप सिंह पावर प्ले में विकेट लेने वाले शायद सबसे हाईएस्ट बॉलर हो या दूसरे नंबर पे हो, मतलब आप मान चलिए कि टॉप 3 में, टॉप 5 में उनका नाम है। तो अर्शदीप सिंह कारगर बॉलर है, उनमें पोटेंशियल है, और मैं आज नहीं कह रहा, ये आईपीएल में देखता था, अर्शदीप पोटेंशियल है, अर्शदीप अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करेगा भी वो बॉलर, लेकिन उसका सही यूज किया जाए तो वो और इफेक्टिव हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी कप्तान की होती है। जिस हिसाब से कल उसके 4 चौके पड़े, मेरे को लग रहा था, मेरे को फील आने लगी, क्योंकि एक तो जिराल कोटजी काफी ज्यादा फॉर्म में था, उसके तेवर ही बता रहे थे कि वो मैच जीतने के नियत से आया हुआ है, और साथ में अर्शदीप को जब बॉलिंग मिली तो मैं समझ गया। देखिए, मेरा ये मानना कि जो लास्ट ओवर की जो बॉलिंग होती है वो बुमराह जैसा, ये बुमराह तो महान है, लेकिन बुमराह जैसा बॉलर ही, या बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, इस तरीके के ही बॉलर अच्छा कर सकते हैं। मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह, यार कमाल के, इनके पास वेरिएशन है, इनके पास तेज है, गति है, ये बाउंसर भी मार सकते हैं लास्ट ओवर में, ये यार्कर भी मार सकते हैं, ये गेंद को बाहर भी रख सकते हैं, इनके पास वेरिएशन है। अर्शदीप के साथ है ऐसा नहीं, लेकिन इनके पास पेस नहीं है। अगर गेंद स्विंग नहीं हुई तो फिर वही हाल होगा कि चौके छक्के। तो अर्शदीप अच्छे बॉलर हैं, बस उनको यूज सही से होना चाहिए अर्शदीप का। तो अर्शदीप और भी इफेक्टिव हो सकते हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल है, अर्शदीप अच्छा करेंगे, बस उनका यूज, मैं फिर कह रहा हूं, उनका यूज अगर अच्छे से होगा बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर उनके साथ अगर यूज उनके साथ जैसे कप्तान का न्याय नहीं करता तो वो फिर इसी तरह से वो एक ओवर में 16 रन 17 रन देके जाएंगे। तो मेरा दोस्तों यही कहना है। अभी मैं फिलहाल इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि काफी लंबा मेरा एनालिसिस हो गया। मैं तीसरे T20 मैच के पहले या बाद में तो जरूर मिलूंगा, पहले हो सकता है समय मिला तो मैं पहले भी आऊंगा। और मेरे दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जो मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे मित्र का जो यहाँ तक आके देखे हैं मुझे, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपनी राय रखो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी यार मेरे को लाइव का ऑप्शन इनेबल हो जाए, जिससे हम और आप आपस में बैठ के लाइव चैट कर सके, वीडियो चैट के माध्यम से बात कर सके। मैं कुछ बोलूं, कुछ आप बोलें, कुछ आप मुझे समझाएं, कुछ मैं आपको समझाऊं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मेरा ये सोच है, मेरा ये लक्ष्य है। तो यार जो भी मेरे मित्र हैं यार इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, यार उनसे निवेदन है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आपको क्रिकेट और मूवी और वेब सीरीज से लेकर आपको जितनी भी जानकारी है, सबसे पहले मेरे तरफ से देने का यह प्रयास रहेगा। तो दोस्तों, सभी को फिर से नमस्कार, जय हिंद।